यस मालिक, वेलकम टू दी अनदर क्वेश्चन एंड डिस्कशन एडवांस टैक्स टीडीएस। यस, आपको तो पता है टीडीएस के अंदर में अच्छे खासे चेंजेस आए कोविड-19 के कारण जो एग्जिस्टिंग टीडीएस रेट्स थे कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस के अंदर में उसे क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है बिटवीन स्पेसिफाइड डेट्स। स्पेसिफाइड डेट्स क्या थी? 14/5/2020 से लेके 31 मार्च 2021 वाली डेट्स थी, अगर आपको याद हो तो। यस, तो आज इस क्वेश्चन एंड डिस्कशन के अंदर में हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस लेने वाले हैं। टीडीएस के ऊपर मुझे इस बार लगता है एग्जामिनेशन थोड़ा सा फोकस कर सकता है, टीसीएस के ऊपर क्वेश्चन फोकस कर सकता है। आपने अमेंडमेंट लेक्चर जरूर देखा होगा या फास्ट ट्रैक देखा होगा या रेगुलर देखा होगा कि टीसीएस के ऊपर इस बार आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। जो हमने आरटीपी डिस्कशन डाला था उसके अंदर भी हमने देखे कि टीडीएस और टीसीएस और एडवांस टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस डिस्कशन की। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, आपने अगर इसके पहले के सारे क्वेश्चन डिस्कशन नहीं देखे होंगे तो प्लीज चेक कर लीजिए। ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद सिर्फ एक कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम होगा जिसका क्वेश्चन डिस्कशन बाकी होगा। और जो मैंने आपसे वादा किया था कि बॉस आपके एग्जामिनेशन के पहले ये सारी चीजें पूरी हो जाएगी, तो हाँ, ये वादा पूरा हो जाएगा। सो चेक करिए, स्टेट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजन एंड द टीडीएस अमाउंट, दोनों चीजें बतानी है, टीडीएस प्रोविजन और टीडीएस अमाउंट। रेंट पेड फॉर हायर ऑफ मशीनरी बाय बी लिमिटेड टू रमन 2,60,000 ऑन 27/9/2020। अच्छा जी सर, ध्यान से सुनिएगा, 27/9/2020 को। सबसे पहली बात तो रेंट पेड, अगर आपका रेंट पेड एक्सीड करता है 2,40,000 पर एनम से, अगर आपका रेंट पेड एक्सीड करता है 2,40,000 पर एनम से, तो टीडीएस का रेट है 2% ऑन प्लांट एंड मशीनरी और 10% इन केस ऑफ अदर एसेट्स। यस और नो? लेकिन कोविड डेट्स के चक्कर में ये 75% पे ही ला दिया गया था, दैट इज 25% रिड्यूस कर दिया गया था। तो अगर आप 2% का 75% देखोगे तो वो आएगा 1.5%। तो यहाँ पे क्या स्पेसिफाइड पेमेंट दैट इज रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000 से ऊपर जा रहा है? आंसर इज यस, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, टीडीएस का रेट क्या होगा? 1.5%। सो 2,60,000 इंटू 1.5%, आपका टीडीएस अमाउंट आना चाहिए 3,900। सामने वाले ने अगर अपना पैन नंबर प्रोवाइड नहीं किया तो 206AA अप्लाई होता है और उस केस में टीडीएस का जो रेट हो जाता है वो 20% हो जाता है। सो बेटा, रेंट पेड 194I के अंदर में कवर्ड था, 194I के अंदर का ये प्रोविजन है। चेक कीजिएगा मालिक, since the rent paid for hire of plant and machinery exceed 2,40,000 rupees, the provision of 194I for deduction of TDS are attracted. The rate applicable under 194I is 1.5%, assuming that Raman has furnished his PAN number to B Limited. Therefore, the amount of TDS to be deducted is 2,60,000 into 1.5%. 2% is a general rate. आप इसको कोविड डेट्स के चक्कर में रिड्यूस करेंगे, दैट इज टोटली अमेंडेड, तो 3,900 रुपीज। इन केस रमन डिड नॉट फर्निश परमानेंट अकाउंट नंबर तो 206AA अप्लाई कर जाएगा और 20% आ जाएगा 2,60,000 रुपीज का। इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। फीस पेड बाय डॉक्टर श्रीवात्सन, fees paid to Dr. Srivatsan by Sundar HUF 35,000 for surgery performed on the member of the family। अब जरा ध्यान से सुनिए, जनरली डॉक्टर मतलब प्रोफेशनल को पेमेंट कर रहे हैं, किसी भी तरीके के प्रोफेशनल को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो 194J के अंदर में टीडीएस डिडक्ट करने की बात होती है। लेकिन आपको याद होना चाहिए 194C 194J ये दोनों सेक्शन ऐसे सेक्शन है जहां पे पर्सनल पेमेंट्स के ऊपर टीडीएस कट नहीं होता, पर्सनल पेमेंट्स के ऊपर टीडीएस कट नहीं होता, तो यहां पे भी नहीं होने वाला है। यस, वाई? बिकॉज सर्जरी परफॉर्म की है मेंबर ऑफ फैमिली के ऊपर, मेंबर ऑफ फैमिली के ऊपर अगर सर्जरी परफॉर्म की है तो ये पेमेंट बिजनेस नेचर का पेमेंट नहीं है, पर्सनल नेचर का पेमेंट है और ऐसे केस में टीडीएस करने की कोई जरूरत नहीं है। चेक कीजिएगा मालिक। सो एज पर द प्रोविजन ऑफ 194J HUF इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS ऑन द फीस पेड to professional if total sales or gross receipt exceed 50 lakh in case of profession during the financial year. Yes. However, if such payment is made for professional services is exclusively for the personal purpose of the member of HUF, then the liability to deduct TDS is not attracted. Therefore, in the given case, even if Sundar HUF is liable to do tax audit in the immediate preceding financial year, the liability to deduct tax is not attracted. अब ध्यान रखिएगा, जहां पे भी 194C या 194G में पर्सनल पेमेंट्स के ऊपर टीडीएस नहीं कटता, ऐसे पर्सनल पेमेंट्स को कहां कवर किया गया था? 194M के अंदर कवर किया गया था। याद करो बेटा, कौन से सेक्शन के अंदर में कवर किया गया था? 194M के अंदर में कवर किया गया था। और वहां क्या गया था कि अगर पेमेंट ओवरऑल एग्रीगेट पेमेंट 50 लाख रुपीस से ऊपर जा रहा है तो टीडीएस करना है, तो 194M भी लिखना पड़ेगा। देखो 194C नहीं आएगा, 194J नहीं आएगा, पर 194 क्या आएगा? M तो आएगा, यहां पे उसका भी रेफरेंस देना पड़ेगा। इसीलिए सेक्शन 194M प्रोवाइड्स द डिडक्शन ऑफ टीडीएस बाय HUF
which is required to be deducted under 194J if the sum or aggregate sum exceed 50 lakh during the financial year. In the given case, fees paid for professional service by Dr. Srivatsan for a personal purpose, therefore 194J is not attracted. Section 194M would have been attracted had the payment exceed 50 lakh rupees during the financial year 2021. However, since the payment does not exceed 50 lakh rupees in this case, there is no liability to deduct TDS. Game over. राइट सो पहला सेक्शन जो थे ये दो 194I और 194J के ऊपर पूछे गए हुए सेक्शन है. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. पहले आप एक बार रीड कर लो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं. फटाक से रीड कर लीजिए आप. डन है जी. ABC Limited company paid 19,000 to one of its director as sitting fees on 1st January. सर मैं आपको याद दिला देता हूँ 194J जहाँ प्रोफेशनल पेमेंट कवर करता है वहाँ डायरेक्टर सिटिंग फीस भी कवर करता है. 194J कहता है इफ द डायरेक्टर सिटिंग फीस इज पेड टू अ डायरेक्टर even if 1 rupees is paid, TDS has to be deducted at 10%. yes, TDS has to be deducted at 10%. तो डायरेक्टर सिटिंग फीस पे वो जो 30,000 वाला लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं है. तो अगर 1 रुपए भी आप पे कर रहे हो तो इसके ऊपर भी आपको TDS करना है. दूसरी बात, कोविड सिचुएशंस के अंदर में 194J का जो TDS रेट था 10%, इसे 7.5% कर दिया गया है. दैट इज 75% पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है. तो यहाँ पे अगर 19,000 पे कर रहे हैं, सो 19,000 इंटू 7.5%, 1425 वुड बी द अमाउंट ऑफ TDS. चेक कीजिएगा. Section 194J provides for deduction of TDS at the rate of 7.5% on any sum paid by way of remuneration, fees, commission. अब एक बात ध्यान से सुनना है, यहाँ पे 1st जनवरी लिखा है, so we are bound to take the date 1st January 2021, right? Any remuneration, fees, commission by whatever name called to a resident director, which is not in the nature of salary. The threshold limit of 30,000 up to which the TDS is not attracted are not applicable in case of sum paid to director. Therefore, 7.5% has to be deducted at TDS and the amount will be 1425. Getting it? इतना पॉइंट लिखने की जरूरत है. सेकंड पॉइंट आ जाते हैं बी के ऊपर. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट? X sold his house property in Bangalore as well as his rural agriculture land for a consideration of 60 lakh and 15 lakh respectively to Y in August. He purchased the house and land in 2019 for 40 lakh and 10 lakh respectively. The stamp duty value as on the date of transfer is 85 lakh and 20 lakh. ठीक है? Examine the tax implication in the hands of X, Y and TDS implication. आपको शायद समझ नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन कैपिटल गेन का भी है, ये क्वेश्चन TDS का भी है. इट्स अ मिक्सचर क्वेश्चन ऑफ कैपिटल गेन एज वेल एज TDS. प्रभु ध्यान से देखना, कैपिटल गेन और TDS का मिक्सचर क्वेश्चन है. याद करो, अगर जो बेच रहा है, बेचने वाले पे क्या आता है बेटा? 50C. आपको अगर रेगुलर बैच या फास्ट ट्रैक याद होगा तो भाई साहब जो बेच रहा है उसके ऊपर क्या आता है? 50C. जो ले रहा है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में उसके ऊपर क्या आता है? 56 to 10. और फिर TDS इंप्लीकेशन इसका हम पढ़ते थे सेक्शन 194IA, ईमानदारी से एक्विजिशन. याद आ रहा है? हम इसका TDS इंप्लीकेशन पढ़ते हैं 194IA, ईमानदारी से एक्विजिशन. तो वही 3 चीज लिखनी है. सेलर के हाथ में 50C देखना है, रिसीवर के हाथ में 56 to 10 देखना है, और जो रिसीवर है वो TDS करेगा 194IA के अंदर में अगर कंसिडरेशन एक्सीड कर रहा है 50 लाख रुपीज से. तो यस, चलिए आइए एक एक पार्ट देखते हैं. सबसे पहले एक्स ने कितने में सोल्ड किया? 60 लाख. अच्छा जी, उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब कितना था? 85 लाख. चलो 50C अप्लाई करेगा अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन का 10% ऐड करके देख लेते हैं. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ एक्स. यस, सो वही चीज यहां आएगी. एज पर सेक्शन 50C, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस would be deemed to be full value of consideration since the stamp duty value exceed 110% of consideration. अच्छा, ये एक और चीज बेच रहा है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड. याद करो, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14. So since rural agriculture land is not a capital asset, the capital gain on land is not taxable in the hands of X.
एक्स का काम खत्म हो गया। बड़ा सिंपल से दो चीज लिखना था, 214 और 50C को मेंशन करना था, गेम ओवर। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर। दूसरा पार्ट में क्या लिखा हुआ है, दूसरे पार्ट में वो बोल रहा है वाई का इंप्लीकेशन क्या है। वाई के केस में जरा ध्यान दीजिएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन 25 लाख विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ वाई। दूसरा, एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट सो इट विल नॉट बी टैक्सेबल एज गिफ्ट एज पर द सीबीडीटी सर्कुलर। अगर गिफ्ट में कोई भी चीज को टैक्सेबल करना है, इट हैज टू बी अ कैपिटल एसेट। इफ इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज गिफ्ट। सो वाई के हाथ में 25 लाख रुपीज टैक्सेबल होंगे एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 56(2)(10). So, in case of immovable property is received for inadequate consideration, the difference between stamp duty value and actual consideration would be taxable under 56(2)(10) if such difference exceed higher of 50,000 and 10% of consideration. Therefore, 25 lakhs would be taxable in the hands of Y. Since agriculture land is not a capital asset, provision of 56(2)(10) are not attracted in respect of an agricultural land for inadequate consideration. Therefore, एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आते हैं टीडीएस इंप्लीकेशन। बायर सेलर को अमाउंट पे कर रहा है तो बायर को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, मतलब वाई को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा जब वो पेमेंट एक्स को दे रहा होगा। उसको टीडीएस डिडक्ट करना है अगर कंसिडरेशन फॉर अ लैंड एक्सीड 50 लाख रुपीज। तो यहां पे कंसिडरेशन 60 लाख रुपीज है इन केस ऑफ प्रॉपर्टी, यस टीडीएस करने की जरूरत है। टीडीएस का रेट क्या है, टीडीएस का रेट है बेटा 1%। 194IA के अंदर में अगर कंसिडरेशन 50 लाख रुपीज के ऊपर जा रहा है तो टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 1%। पर कोविड के अंदर में 1% की जगह 0.75% का टीडीएस आएगा। सो 60 lakhs into 0.75%, that is 0.45 will be the TDS. Yes, 0.45 will be the TDS. अच्छा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट ही नहीं है, जिसपे कैपिटल गेन नहीं आ रहा, उसके ऊपर टीडीएस नहीं आएगा। तो 194IA एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर के कंपोनेंट के ऊपर हमें टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, कंप्राइजिंग ऑफ कैपिटल गेन 214 टीडीएस, तीनों को चीज का मिक्सचर करके बनाया गया क्वेश्चन है, चेक कीजिएगा। टीडीएस इंप्लीकेशन, सिंस द सेल ऑफ हाउस एक्सीड 50 lakh rupees, Mr. Y is required to deduct TDS under 194IA being 0.75% of 60 lakh, that is 0.45, that is 45,000. TDS under section 194IA are not attracted in respect of rural agricultural land, क्योंकि जब उसके ऊपर गेन ही नहीं आने वाला तो TDS का प्रोविजन उसके ऊपर आने ही नहीं वाला। तो गेम ओवर, टनटना। नेक्स्ट प्रॉब्लम को रीड कीजिए, प्रॉब्लम नंबर 3। State in brief the applicability of TDS at source, the rate and the amount of tax deduction at source in this particular case. Winning by way of jackpot, हॉर्स रेसेस 1 लाख रुपीज। 194BB अप्लाई करता है किसके अंदर में बेटा, अगर हॉर्स रेस विनिंग 10,000 रुपीज के ऊपर चल जाए एंड टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10%। तो यहाँ पे 194BB अप्लाई करेगा और 30% का टैक्स रेट अप्लाई करेगा। सर कोविड डेट्स में रेट चेंज नहीं होंगे क्या? विनिंग ऑन हॉर्स रेसेस और लॉटरी के लिए रेट चेंज नहीं है। सो स्ट्रेट अवे प्रोविजन फॉर डिडक्शन विल बी अंडर सेक्शन 194BB एट द रेट ऑफ 30% आर अट्रैक्टेड इफ द अमाउंट एक्सीड 5,000 रुपीज। ये 5,000 कट हो करके 10,000 होनी चाहिए। दिस अमाउंट शुड बी 10,000 रुपीज, राइट? By way of winning from jackpot or lottery share for 1 lakh into 30,000 rupees, 1 lakh into 30% will be 30,000 rupees. Done. Next point. Payment made by firm to subcontractor 3 lakh rupees with outstanding balance of 1,20,000 rupees shown in the books as on 31st March. कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट, 194C का प्रोविजन है। कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी पेमेंट दे रहे हैं या कोई अमाउंट पेबल कर रहे हैं, दैट इज अमाउंट क्रेडिटेड और पेमेंट मेड विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे क्या होता है, टीडीएस होता है। सो यहाँ पे 3 लाख रुपीज आपने पे किया है और आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसको दिखा रहे हैं हम 120, मतलब अमाउंट क्रेडिट कर दिया होगा। सो टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड ऑन 4,20,000। सेकेंड पॉइंट, टीडीएस रेट क्या है? अगर आप 194C देके पेमेंट अगर इंडिविजुअल्स को किया जा रहा है, एचयूएफ्स को किया जा रहा है, तो ऐसे केस में टीडीएस का रेट है बेटा
क्या परसेंट? 1%। अब क्या ये कोविड डेट में चेंज हुआ है? यस बेटा, कोविड डेट के अंदर में ये चेंज हुआ है, राइट। सो ये 0.75 हो जाएगा 4,20,000 का। सो प्रोविजन for tax deduction at source under section 194C are attracted under section 194C are attracted in respect of payment to subcontractor under 194C. Tax is deductible at the time of credit or payment, whichever is earlier, and the rate of 75% if made to individual and HUF and 1.5% if made to other के लिए 2 था, कोविड डेट्स में 1.5 है। Assuming that subcontractor to whom payment has been made is an individual and aggregate credit is 4,20,000, so TDS will be 4,20,000 into 0.75, that is 4095 will be the TDS amount. Third, rent paid for plant and machinery 1,50,000 by a partnership firm having sales turnover of 20 lakh and net loss 15,000 rupees. If rent paid does not exceed 2,50,000, there is no requirement of TDS, मालिक। अरे हाँ मालिक, अगर रेंट पेमेंट ही 2,40,000 के ऊपर नहीं जा रहा तो टीडीएस करने की जरूरत ही नहीं। सो इस केस में नो टीडीएस विल बी रिक्वायर्ड। अंडर 194I, TDS at the rate of 2%, 1.5% between the specified date for rent of plant and machinery only if the payment exceed 2,40,000. Only if the payment exceed 2,40,000. Since 1,50,000 does not exceed 2,50,000, tax is not deductible. Fourth, payment made to Ricky Ponting, an Australian cricketer, by a newspaper for contribution in the article. 194E करके एक सेक्शन है, 194E करके एक सेक्शन है जहाँ पे बोला जाता है अगर आप नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स एसोसिएशन को पे कर रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है एट द रेट ऑफ 20% प्लस सेस। याद रखिएगा, नॉन रेसिडेंट को अगर आप कभी भी पेमेंट कर रहे हो तो दिस अमाउंट विल ऑलवेज हैव टीडीएस प्लस सेस। इसीलिए आप यहाँ पे देखोगे 20.80% आता है। यस, 20.80% आता है। सो इट्स अ ओल्ड क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 194E, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द आर्टिकल शैल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 20%। फर्दर, रिकी पॉन्टिंग इज अ नॉन रेसिडेंट, देयरफॉर सेस, यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कीजिएगा, देयरफॉर सेस ये सब काट दीजिए, स्ट्रेट अवे एट द रेट ऑफ 4% करिए, देयरफॉर इट विल कम टू 20% प्लस 4%, 20.80%। चेक कर लो मालिक। सो दो चेंजेस हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे 5,000 की जगह 10,000 करना है और यहाँ पे एजुकेशन सेस 4% करना है। सिंस इट वॉज अ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, डन। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन रीड कर लो फिर बताता हूं। क्वेश्चन रीड करो। If it is done, चलो जी।
A Limited has taken a building on lease. It has subleased the building along with the furniture and fixture from 1st April 2015 and receives the following amount as consideration during the financial year. Arrears of rent 2017 to 2020 we have received 75,000. We have received 70,000. Rent paid is 2,40,000. Furniture hire charges 12,000, which is between April, and non-refundable deposit received during the year 50,000. What is the liability of B Limited during the year for the purpose of TDS? बताइए TDS किन चीज़ों पे पे होना चाहिए। इस कंसेप्ट के लिए आपको रेंट का डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है और एग्जाम में रेंट का डेफिनेशन लिखना ज़रूरी होगा। तो देख, रेंट पे तो है ही, क्या अरियर्स ऑफ रेंट के ऊपर भी TDS आता है? आंसर इज यस। सर क्या फर्नीचर के ऊपर भी आता है? आंसर इज यस। क्या नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट के ऊपर भी TDS आता है? डिपेंड्स। अगर ये रेंट के अगेंस्ट में एडजस्टेबल होने वाला होगा तो हाँ, नहीं होने वाला होगा तो ना। सो एनी पर्सन नॉट बीइंग इंडिविजुअल and HUF responsible for paying rent is required to deduct TDS under 194I. No TDS is deductible if the rent does not exceed 2,40,000. Rent means any payment by whatever name called under the lease, sublease, tenancy or any other agreement, either separately or together, land, building, appearance, plant and machinery, furniture, fittings, whether or not all of the above are owned by the payee. The following are the essential features of rent. Payment is made under lease, sublease, tenancy or any other agreement. Payment is made either for the use of land, building or for use of land and building separately together with furniture etc. It is immaterial whether or not such building is owned by a person to whom rent is paid. In this case, the tenant makes a non-refundable deposit would have to be deducted tax at source as deposit represents consideration for use of land and therefore partakes the nature of definition in section 194I. Even the arrears are subject to TDS. Therefore, the total amount comes to 3,72,000. TDS has to be deducted. TDS has to be deducted at the rate of 7.5% on 3,51,000 and 10% on 21,000, assuming arrears and non-depositable deposits are received after 14/5/2020. तो अजम्पशन लेकर के सॉल्व किया है, आप अजम्पशन अदरवाइज भी ले सकते हैं। भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 5 बेस्ड है अमेंडमेंट के ऊपर। आपको पता है डिविडेंड एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर क्या आ चुका है बेटा, अमेंडमेंट आ चुका है, तो ये यहाँ पे भी कवर्ड है, ध्यान से देखिएगा। डिस्कस द टैक्स लाइबिलिटी, डिस्कस द टैक्स लाइबिलिटी and TDS. An Indian company pays dividend on preference shares to a shareholder amounting to 10,000 on September 20. बताओ भाई TDS रिक्वायर्ड होगा? यस TDS रिक्वायर्ड होगा, यस TDS रिक्वायर्ड होगा। 5,000 के ऊपर का अगर आप डिविडेंड दे रहे हैं तो TDS करने की जरूरत है। TDS का रेट होगा 10%, कोविड डेट्स के अंदर में 7.5%। Hence 194I requires the company to deduct TDS at 7.5% since dividend is paid between 14/5/2020 to 31st March 2021. 31st March 2021. The foreign enterprises enters into the contract for fabrication and supply of components for machinery with X and Y, a firm in India. On 1st April 2020, X and company in turn subcontract the work to Y and company has paid 20 lakh. अच्छा बताइए, क्या 194C में डिडक्ट करना पड़ेगा TDS अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी किया है? तो आंसर इज यस। चेक करो। According to 194C, the term contract includes subcontract. In case payment made by contractor to subcontractor for carrying out the whole or any part of works contract, then TDS has to be deducted at the rate of 1%. In the COVID date 0.75%.
where the payment is made to individual or HUF, 2% if payment is made to other person other than individual or HUF, now 1.5% in COVID date. In the present problem, in the view of aforesaid provision, X Limited is liable to deduct TDS at the rate of, since 1 अप्रैल को किया गया है और पेमेंट उनके 10 मई को किया गया है, ओल्ड TDS रेट विल अप्लाई, 2% ऑफ 20 लाख विल बी TDS. यहाँ पे हमने ओल्ड क्यों लिया, आपको समझ में आ गया होगा. Yes, sir. The company pays to a doctor monthly retainership of 2000 for attending the outpatient clinic at its factory premises. यानी कंपनी साल भर में कितना पे कर रही है, 24,000 पे कर रही है. अगर आप मंथली बोल रहे हो, मतलब साल भर में 24,000 पे कर रही है, वैसे भी 30,000 से ऊपर नहीं जा रहा, तो TDS आनी नहीं वाला 194J में. Everybody, so no TDS. According to section 194J, any person being other than individual or HUF who is responsible for paying to resident any sum by way of fees for professional technical services shall deduct TDS at the rate of 10% on the total amount. However, no tax shall be deducted where the amount or such amount as the case may be, aggregate of such amount does not exceed 30,000 in case of fees for professional or technical services. In the present problem, the total amount is 24,000. No tax is required to be deducted. Yes or no? क्वेश्चन नंबर 6 आप होमवर्क करिएगा मालिक. काय के ऊपर बेस्ड है ये भी बता दूं. पहला 192 के ऊपर बेस्ड है, दूसरा आपका 194C के ऊपर बेस्ड है, तीसरा जो है ये आपका 194J के ऊपर बेस्ड है. क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो टेक इट एज होमवर्क. 194I पे बेस्ड है. कम टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, महानदी. अब ये जीएसटी कंपोनेंट पे बनाया हुआ एक क्वेश्चन है. जीएसटी कंपोनेंट आपको बताइए, जब बिल के अंदर में जीएसटी आता है तो टीडीएस इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, इसके ऊपर हमें एक क्वेश्चन रेज करना था. यस, अगर जीएसटी सेपरेटली बताया हुआ है तो अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी. जीएसटी अगर सेपरेटली नहीं बताया तो होल अमाउंट पे टीडीएस होगा. सीबीडीटी का सर्कुलर याद होगा 2017 का, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है. महानदी लिमिटेड हैज टेकन अ 3000 स्क्वायर फीट फ्लैट ऑन रेंट from Jamuna Limited to set up its branch office. The rent payable to Jamuna Limited is 60,000 per month. मतलब 60,000 into, हाँ exceed हो रहा है, plus GST. Mahanadi Limited wishes to know whether tax is required to be deducted at source from the gross amount of rent including GST. Give your advice. Depend करता है कि आप उसको separately show कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. Circular number 23 2017, in light of the fact that even under the new GST regime, the rationale of excluding the tax component from the preview of TDS remains valid. The board hereby clarifies that whenever the terms of agreement of contract between payer and payee, the component of GST in the amount payable to resident indicated separately
tax shall be deducted at source on an amount without including the GST. Therefore, in the present case, TDS is not deducted on the gross amount including GST. It shall be deducted only on the rent payable excluding GST. सर ऐसा क्यों आपने देखा? आपको कहाँ पता था कि वो इंक्लूड कर रहा है? नहीं लिखा तो है प्लस जीएसटी. प्लस जीएसटी मतलब अपार्ट फ्रॉम रेंट जीएसटी अलग आ रहा है, तो इस केस में टीडीएस करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि यू आर टीडीएस नहीं, टीडीएस ऑन जीएसटी कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है. वाई? बिकॉज आप लोगों ने जीएसटी सेपरेटली शो किया होगा, प्लस जीएसटी बोला है. यस मालिक. क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए. रीड दिस क्वेश्चन. डन है जी. चेक करो. एक्सप्लेन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन फॉर टीडीएस. मैक्स लिमिटेड पेज 1 लाख टू मिनी लिमिटेड अ रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर who under the contract dated 15th October manufactured the product according to the specifications of Max Limited by using material purchased from Max Limited. जी हाँ, 194C का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था. अगर आपको याद हो तो 194C का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था, आपको याद हो तो. अगर हम जॉब वर्क कर रहे हैं, दैट इज मटेरियल इज परचेज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर, हम उसके हिसाब से क्या कर रहे हैं? मटेरियल परचेज कर रहे हैं और उसी के हिसाब से गुड्स बना करके दे रहे हैं, तो ऐसे केस में ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आता है और टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड. टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड. इनफैक्ट इससे ना मटेरियल लेके, अमेंडमेंट आया था, इससे ना मटेरियल लेके, इसके कोई रिलेटिव से भी अगर हम मटेरियल ले रहे हैं तो यस, एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस इज अट्रैक्टेड. सो इस केस में क्या टीडीएस आएगा? आंसर इज यस, प्रोवाइडेड द पेमेंट singly exceed 30,000 or in aggregate exceed 1 lakh rupees. So payment to contractor under 194C for person responsible for paying any sum to resident contractor shall deduct TDS at the rate of 0.75% or 1.5%, क्योंकि अक्टूबर का पेमेंट है, as the case may be, since payment is made between these dates. The definition of works contract include manufacturing and supply of product according to the requirement and specification of the customer by using material purchased from such customer, but does not include manufacturing or supply by material purchased from other than such customer. किसी और से मटेरियल परचेज करके अगर हमने गुड्स प्रोवाइड किए होते, सर्विसेज दी होती, तो ऐसे केस में टीडीएस करने की जरूरत नहीं होती. राइट. सो वेयर द सम पेड क्रेडिटेड फॉर कैरिंग आउट द एंटरटेनमेंट वर्क, फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क मेंशन्ड इन सब क्लॉज E, the tax shall be deducted at source on the invoice value excluding the value of material if such is mentioned separately, on the whole invoice value if the material is not mentioned separately. Therefore, Max shall deduct TDS at the rate of 1.5% on 1 lakh made to Mini if the value of material is separately mentioned in the bill. Then TDS shall not be deducted on the value of material. Next, companies operating a television channel makes payment of 5 lakh to a former cricketer for making running commentaries on one day cricket match. क्रिकेट मैच के लिए कमेंट्री जो करते हैं उनको पेमेंट किया गया. ये एक प्रोफेशनल पेमेंट के अंदर में आता है. 194J के अंदर में टीडीएस होगा. प्रोफेशनल की डेफिनेशन में इसे इंक्लूड किया गया है. सो पेमेंट टू क्रिकेट कमेंटेटर under section 194J, TDS is required to be deducted on professional services if exceed 30,000 TDS at the rate of 10%. कोविड डेट्स होगा तो 7.5%. राइट. पेमेंट कब किया गया है? अपने एग्जाम्पल को अगर अपन देखें तो डेट नहीं लिखी हुई है, तो हमने अज्यूम किया है बिफोर प्रायर डेट. यस, देयरफॉर TDS at the rate of 10% on amount of rupees 5 lakh will be deducted. Third question. EL Limited, a foreign company, pays outside India salary to its employee Mr. Raghavan, a foreign national and non-resident, for services rendered in India. For services rendered in India. देखो भाई, अगर सर्विसेज इंडिया में रेंडर की गई है, सर्विसेज इंडिया में रेंडर की गई है, तो इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया.
इसके ऊपर एक जजमेंट भी है एली लिली का। एली लिली के केस में कहा गया था कि अगर फॉरेन कंपनी किसी को पेमेंट कर रही है नॉन रेसिडेंट को फॉर सर्विसेज टू बी रेंडर्ड इन इंडिया, एक्चुअली वो इंडिया में नहीं है बट सर्विसेज इंडिया में अगर वो रेंडर कर रहे हैं द टीडीएस विल बी एप्लीकेबल। तो यहाँ पे वही केस अप्लाई होगा। सैलरी टू नॉन रेसिडेंट फैक्ट्स आर सिमिलर टू एली लिली एंड कंपनी। Supreme Court held that if the home salary and special allowance payment made by foreign company abroad is for rendition of services in India and if no work is found to have been performed for foreign company, then such payment would certainly come under 192. The Supreme Court held that the tax deductor assessee was duty bound to deduct tax at source under section 192(1) from the home salary special allowance paid abroad by foreign company, particularly when no work stood performed for the foreign company. Therefore, Indian company has to deduct TDS on payment made by foreign company under section 192 to the Raghavan. अच्छा जी सर, What are the consequences of not collecting TCS? TCS ना कलेक्ट करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ स्क्रैप, सर अगर आपने TCS कलेक्ट नहीं किया असेसी विल बी ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट। हालांकि सामने वाले ने अगर आपको एक सर्टिफिकेट दिया है फॉर नॉट डिडक्शन नॉन कलेक्शन तो ऐसे केस में फिर ये पेनल्टी अप्लाई नहीं होगी। इफ अ पर्सन हु इज लाइबल टू कलेक्ट TCS डज नॉट कलेक्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स और आफ्टर कलेक्टिंग fail to pay the whole or any part of the tax, then he shall be deemed to be an assessee in default and he shall be liable to interest under 220 and penalty under 221. 206C shall not apply where the buyer who is resident in India furnished to a person a declaration in writing in duplicate in the prescribed form to the effect that goods are to be utilized for the purpose of manufacturing, processing, प्रोड्यूसिंग आर्टिकल और थिंग फॉर जनरेशन ऑफ पावर एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पस। अगर सामने वाला क्या कर देता है, एक डिक्लेरेशन दे देता है कि सर आप ये जो गुड्स मैं ले रहा हूं ये फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर है, तो ऐसे केस में टीसीएस करने की जरूरत नहीं होती। सर क्वेश्चन नंबर 11 टेक इट एज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11 टेक इट एज होमवर्क। Question number 12, mark it as important. Question number 12, mark it as important set. Read the question. Read the question. पहला वाला क्वेश्चन बेस्ड है मैच्योरिटी ऑफ LIP पे। पहला वाला क्वेश्चन बेस्ड है मैच्योरिटी ऑफ LIP पे। यस, क्या था कंसेप्ट मैं आपको याद दिला देता हूं। सेक्शन था सेक्शन 194 DA। मालिक सेक्शन था सेक्शन 194 DA जो कहता था कि अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे करते हैं ये 10% से ऊपर नहीं जाता तो जितना भी अमाउंट आपको मैच्योरिटी पे मिल रहा है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है 1010D के अंदर में। सो अगर आप प्रीमियम जो पे कर रहे हैं किसी भी साल में वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड के ऊपर नहीं है तो जितना भी आपको फाइनल कंपोनेंट मिलेगा काय का लाइफ इंश्योरेंस का वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1010D। हालांकि कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्सेबल होती है। एक और बात, अगर ये अमाउंट 1010D के अंदर में एग्जाम्प्ट नहीं है तो ऐसे केस में TDS डिडक्ट करना होगा अंडर सेक्शन 194 DA। अंडर सेक्शन 194 DA एट द रेट ऑफ 5% के ऊपर TDS डिडक्ट करना होगा। कोविड डेट्स में इस 5% को TDS को रिड्यूस करके 3.75 कर दिया गया है। यस, बिटवीन द स्पेसिफाइड डेट 14/5/2020 टू 31 मार्च 2021। अच्छा, किस अमाउंट पे TDS आएगा? 2019 में इसके ऊपर अमेंडमेंट आया था। किस अमाउंट पे TDS आएगा? अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट पेड। जो आपका प्रॉफिट कंपोनेंट है उसके ऊपर आपको 5% या करंट डेट्स के हिसाब से 3.75% का TDS करना होगा। ये कंसेप्ट उसी पे बेस्ड है। मिस सोनिया रेसिडेंट रिसीव्ड 16 लाख रुपीज ऑन मैच्योरिटी ऑफ हर LIP
which was taken in 2007. The policy sum assured is 2 lakh rupees and the annual premium is 45,000 rupees. एक मिनट, पॉलिसी 2 लाख रुपए की है, पॉलिसी कितने की है बेटा, 2 लाख रुपए की है, पॉलिसी 2007 में ली हुई है, 2012 के पहले अगर कोई भी पॉलिसी ली थी तो 10% की जगह 20% सम अश्योर्ड वाला क्राइटेरिया था, याद है एटीसी में हम ये पढ़ के आते हैं। सो 2 लाख इंटू 20% भी अगर देखा जाए तो 45,000 रुपीज़ का प्रीमियम होना, 40,000 का प्रीमियम होना चाहिए था। आपने जो प्रीमियम पे किया है वो 45,000 का है, मतलब 20% ऑफ सम अश्योर्ड के हम ऊपर चले गए, या 10% आफ्टर 2012। यस, तो ऐसे केस में जो आपको पॉलिसी अमाउंट मिलेगी ये टोटली टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है सर। अच्छा, टैक्स कितना लगेगा चेक करना, 2007 से 2020 मतलब 13 साल, 45,000 यू पेड 13 ईयर्स, मतलब ये होता है 5,85,000। आपको अमाउंट मिला है 16 लाख माइनस 5,85,000, बैलेंस बचता है 10,15,000। इस पे 3.75% का टीडीएस आएगा। चेक करना, सेक्शन 194 DA provides deduction of tax at 3.75% on any sum payable to resident under a life insurance policy, including sum allocated by way of bonus other than the amount exempt under section 1010D। 1010D में तब exempt होता है जब प्रीमियम 20% के ऊपर ना हो। 2012 के पहले की पॉलिसी, 2012 के बाद की है तो 10%, राइट। However, the tax deduction is required only if the payment or aggregate payment to an assessee is 1 lakh or more. In this case, since annual premium is 45,000, that is exceed 40,000 being 20% of sum assured in respect of policy taken before 2012, the maturity proceeds of 16 lakh would not be exempt under section 1010D and tax is deductible at 3.75% on 10,15,000 rupees. Question number 2. Miss Pooja resident received 8 lakh rupees on 1/5/2020 on maturity of her life insurance policy taken on 10/4/2012. The policy sum assured is 1 lakh and premium being 32,000. So 1 lakh into 10%, ये भी एक्सेस प्रीमियम है। यस, यहाँ पे भी आ ही जाएगा। एनुअल प्रीमियम बिंग 32,000 एक्सीड 20,000 बिंग 10% ऑफ सम assured। 10% क्यों लेंगे, क्योंकि पॉलिसी 1/4/2012 के बाद की है। यस, consequently 8 lakh received would not be exempt under 1010D and TDS will be 5%। सर 5 क्यों, 14/5/2020 के पहले का केस है, ऊपर वाला 14/5/2020 के बाद अमाउंट रिसीव्ड हुई थी। सो 8 लाख माइनस 32,000 इंटू 8, 5,54,000 प्रॉफिट कंपोनेंट के ऊपर टीडीएस आएगा। किसके ऊपर आएगा बेटा, प्रॉफिट कंपोनेंट पे टीडीएस आ जाएगा। डन है जी, दैट्स इट। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मार्क करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मार्केट। क्वेश्चन नंबर 13 ऑल्सो इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चंस आपने बहुत किए होंगे। देखिए, आपने मेरे साथ क्लास किए नहीं किए डजंट मैटर, बट आपने क्या किया होगा, जब भी टीडीएस देखा होगा ना तो टीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आपने देखे होंगे। प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं और यही एग्जामिनर को चांस मिल जाता है आपके मार्क्स को डिडक्ट करने का। बस प्रोसीजर जो होती है ना, रिटर्न कब भरना है, ये नहीं किया तो पेनल्टी कितनी, वो नहीं किया तो फीस कितनी, ये प्रोसीजर वाले पार्ट हम पढ़ना भूल जाते हैं और यहां एग्जामिनर को भाई साहब चांस मिल जाता है कि नहीं, चल मैं क्या करूंगा, इसके मार्क्स खींच दूंगा। और ऐसी चीजें हमने मिस नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने इस तरह के भी क्वेश्चन क्या रखे, क्वेश्चनर में रखे। अच्छा, अब एक बात समझना, मैंने क्वेश्चनर जब बनाया, मैंने ऑब्जेक्टिव ये नहीं रखा कि मैं इसके अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन डाल दूंगा। मैंने ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल रखा कि भैया पहले हम डील कर रहे हैं 60 मार्क्स के लिए। बात समझना, क्योंकि टैक्सेशन के अंदर में डीटी भी है और जीएसटी भी है, तो पहले हम डील कर रहे हैं 60 मार्क्स के लिए। 60 मार्क्स के लिए तेरे पास क्लासेस में तूने जो क्वेश्चन किए होंगे, उसके अपार्ट फ्रॉम दैट तेरे को अगर मैं कुछ 300-400 क्वेश्चन दे पाया, एंड दैट टू वेरी क्रिटिकल, जो तेरे को थॉट देने पे मजबूर कर दे किसी एक कंपोनेंट के बेसिस पे, तो ये मेरी जीत होती, राइट। वैसे अगर देखा जाए डायरेक्ट टैक्स एक समंदर है, अब तक के आपको भी समझ गया है। यहां पे अगर मैं आपको 1000 भी क्वेश्चन की वैरायटी दे देता तो 1000 के क्वेश्चन की वैरायटी भी कम पड़ जाती। इसीलिए हम क्वांटिटी के साथ नहीं, क्वालिटी के साथ डील करें, ये इंपॉर्टेंट था, तो मैंने वही चीज रखी। आप देखेंगे प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन, चेक कीजिएगा। मिस्टर मधुसूदन इज रेगुलरली इन डिडक्टिंग टैक्स। अच्छा, इसमें मैंने मॉड्यूल भी कंसिडर किया, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी कंसिडर किए, आपके जो आरटीपीस एमटीपीस थे कुछ वो भी कंसिडर किए जितने रेलेवेंट थे। मेरे को जहां जहां जो जो रेलेवेंसी लगी मैंने वो सब कुछ इंक्लूड करके रख दिया इसके अंदर में। यस,
Madhusudan is regularly in deducting TDS and depositing the same in the quarter ending 31st March 2020. A sum of 75,000 was deducted at source from contractor. The statement of TDS under section 200 was filed on 23rd March for the quarter ended 31st December. Is there any delay on the part of Madhusudan in filing the TDS statement? Answer is yes, there is a delay. आपको अगर याद होगा तो जब भी रिटर्न क्वार्टरली भरा जाता है, डेट क्या होती है, क्वार्टर खत्म होने के बाद 31st के अंदर में. सो अगर हम दिसंबर की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपने जो भर देना चाहिए था TDS स्टेटमेंट, दैट इज TDS रिटर्न अंडर 24Q, 26Q या 27, ये आपने 31 जनवरी तक के दे देना चाहिए था. याद करो, क्वार्टर खत्म होते ही 31 दिन के अंदर में आपको TDS का स्टेटमेंट देना है. TDS स्टेटमेंट की बात कर रहे हो, TDS रिटर्न की बात कर रहे हैं, वो अगले 7 दिन में पेमेंट की ड्यू डेट है, यहां मिस मत कर जाना, राइट. सो 31 जनवरी वॉज द लास्ट डेट. अब इन्होंने कब दिया है? इन्होंने दिया है 23rd मार्च, मतलब टेंटेटिवली फरवरी के 28 और मार्च के 23, यानी अराउंड 51 डेज हम लोग लेट हो गए. तो पहला जवाब आना चाहिए यस, वी आर डिलेड. यस, देयर हैज बीन अ डिले on the part of Madhusudan in filing the statement of TDS as per section 200 subsection 3 read with rule 31. The statement of TDS for quarter ended 31st December has to be filed on or before 31st January. However, the same has been filed on 23rd March. Hence, there has been a 51-day delay on the part of Madhusudan in filing the TDS statement. अच्छा जी सर. दूसरा सवाल, if the answer to one above is in affirmative, how much is the amount that can be levied for such default? सेक्शन 234E कहता है अगर TDS स्टेटमेंट आपने टाइम पे फाइल नहीं किया तो 200 रुपीज फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट लगता है. कितना बेटा? 200 रुपीज फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट लगता है 234E के अंदर में. तो यहां देखिएगा, एज पर 234E वेयर द पर्सन फेल टू और फाइल टू डिलीवर द स्टेटमेंट विद इन टाइम, ही शेल बाय वे ऑफ fees pay a sum of 200 for every day during the default which continues. Therefore 200 into 51, 10,200 rupees under section 234E is applicable. The said fees cannot exceed the tax deductible rupees 75,000 in this case. Yes, अच्छा जी, फीस कभी भी टैक्स डिडक्टेबल के ऊपर नहीं जा सकती. यहाँ पे 10,500 ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Third, is there any remedy available for him for reduction or waiver of interest under 234E? क्या ये किसी के पास जाके बोल सकता है सॉरी सर गलती हो गई मुझे माफ़ कर दो, हुजूर मेरे से गलती हो गई मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कुछ बोल सकता है? हाँ, CBDT के पास पावर है कि वो इस फीस को वेव ऑफ कर सकते हैं. Assessee cannot file an application for appeal or revision against the fees levied under 234E. However, he can move an application to CBDT for waiver of fees under section 234E. चेक कर लो प्रभु. If it is done, चलो जी. क्वेश्चन नंबर 14 को फिर से इंपॉर्टेंट मार्क करें. स्टेट द रेट ऑफ टैक्स ईदर टू बी डिडक्टेबल और कलेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस. इन फॉलोइंग केसेस में आप बताइए टैक्स डिडक्टेबल होगा या कलेक्टेबल होगा. अ पार्टनरशिप फर्म मेकिंग सेल्स ऑफ टिम्बर विच इज प्रोक्योर्ड एंड ऑब्टेन्ड अंडर द फॉरेस्ट लीज. सर आपको याद दिला देता हूं,
अगर अगर आप फॉरेस्ट लीज में डील करते हैं, टिम्बर में डील करते हैं, तो आपको टीसीएस आएगा 2.5% के हिसाब से, कोविड डेट्स के हिसाब से 1.875% के हिसाब से. So, partnership firms selling timber obtained under the forest lease is required to be collect TCS at the rate of 2.5%, in the COVID date 1.875%. As per 206C1, tax has to be collected at source by the partnership firm being the seller at the time of debiting the amount or at the time of receipts of amount, whichever is earlier. Point number 2. A nationalized bank receiving professional services from a registered society made provision on 31st March of an amount of 25 lakh against the service charges bill to be received. बताइए टीसीएस होगा या नहीं होगा. टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड. TDS होगा सर, बिकॉज प्रोफेशनल पेमेंट है. 7.5% फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज ऑन अकाउंट ऑफ द रजिस्टर्ड सोसाइटी इवन दो द पेमेंट इज मेड आफ्टर द ड्यू डेट. द नेशनलाइज्ड बैंक रिसीविंग प्रोफेशनल सर्विसेज, ये तो हो गया. थर्ड, पेमेंट ऑफ 5 लाख मेड टू मिस्टर फिलिप्स हु इज एन एथलीट बाय अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ स्विमवेयर फॉर ब्रांड एम्बेसडर. सर एथलीट को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं 194J में टीडीएस आता है 10%, कोविड डेट 7.5% के हिसाब से, तो इस केस में टीडीएस आएगा. अच्छा, अगर ये नॉन रेसिडेंट रहा तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 20% प्लस सेस 4%, 20.8% हो जाएगा. सो टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10% अंडर सेक्शन 194J इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 लाख रुपीज पेड टू मिस्टर फिलिप एथलीट फॉर द एडवर्टीजमेंट. Alternatively, if Philips is assumed to be non-resident, then TDS will be 20.8%, that is 20 plus 4% cess under 194E. Yes or no? Question number 15, take it as homework. क्वेश्चन नंबर 16 मार्क इट एज इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 15 को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, होमवर्क लीजिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 मार्क इट एज इंपॉर्टेंट. रीड द क्वेश्चन मालिक. क्वेश्चन रीड करो. क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, अगर एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्शन एंड कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी इफ एनी. 80,000 पेड टुवर्ड इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन क्रेडिटेड ऑन अकाउंट ऑफ पे बाय मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल. आपको पता होगा कि जनरली जब इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन पे किया जाता है तो 194A के अंदर में इस पर टीडीएस डिडक्ट होता है, क्योंकि 194A ऑल इंटरेस्ट कवर करता है अदर देन सिक्योरिटीज के ऊपर. यस, तो इसके ऊपर टीडीएस आना चाहिए. हालांकि अगर क्लेम मोटर एक्सीडेंटल ट्रिब्यूनल ने दिया है तो टीडीएस करने की जरूरत नहीं होती. हमारे रेगुलर बैच वाले बच्चों को पता होगा, ये नोट्स में भी लिखा है, फास्ट ट्रैक वालों को भी पता होगा ये चीज. सो 194A tax has to be deducted at the rate of 10% from interest on compensation awarded by motor accidental claim tribunal at the time of payment, if the payment of interest or such interest exceeds 50,000. In the present case, since amount is 80,000 towards the interest on compensation is only credited on account of pay by motor accidental claim tribunal, no TDS is required to be deducted at source. Done. Second, 3 lakh paid as consideration to Mr. B, a resident in India, on account of compulsory acquisition. याद कर लो मालिक, अगर कंपलसरी एक्विजिशन का जो पेमेंट है ये 2,50,000 के ऊपर जाता है तो टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10%. 194LA पे बेस्ड है ये. सो एज पर सेक्शन 194LA टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10%
on any sum paid to resident in respect of compensation on account of compulsory acquisition for any immovable property exceeds 2,50,000. Thus, in the present case, tax is deductible at the rate of 10% on 3 lakh rupees on account of compulsory acquisition. Yes. Ravi Kumar, age 67, derives 6,90,000 as salary from his employer X Limited and the following details is provided. याद करो बेटा, सैलरी के ऊपर टीडीएस करने का एक एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है ये. जब हम सैलरी निकालते रहते हैं तो कंप्यूटेशन किस तरह से किया जाता है चेक करते हैं. हमें हमारी नेट इनकम कंप्यूट करनी होगी. सबसे पहले सैलरी दिया है 6,90,000 रुपीज़. सैलरी दिया है, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना पड़ेगा 50,000 का, मतलब सैलरी लेंगे 6,40,000 रुपीज़. लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एट मुंबई, क्या ये 2 लाख रुपीज़ माइनस होगा? यस. प्रोवाइडेड भाई ने 115 BAC नहीं लिया हो. लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, क्या ये माइनस होगा? देखते हैं. लॉस फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी 1 लाख, ये तो सैलरी के अगेंस्ट में एडजस्ट होने से रहा. इंटरेस्ट इनकम 320. अच्छा जी, ध्यान से सुनिए. लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या लेट आउट हो, मैक्स HP लॉस जो दूसरे हेड के एडजस्ट हो सकता है वो 2 लाख रुपीज़ ही होगा. हेंस यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख कर दिया, बैलेंस आया आपका 4,40,000. इसमें इंटरेस्ट इनकम ऐड करा 3,20,000 रुपीज़ का, आपका टोटल ग्रॉस टोटल इनकम हुआ 7,60,000 रुपीज़. इसमें से सिंस आपको इंटरेस्ट मिला है, सिंस आपको क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है, एंड असेसी इज अ सीनियर सिटीजन और आपको इंटरेस्ट इनकम हुई है बैंक से, तो इस पर 50,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा 80 TTB में. वाई? बिकॉज असेसी इज अ सीनियर सिटीजन. आपकी टोटल इनकम बन जाएगी 7,10,000. 7,10,000 पे आप नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालिए, विच विल कम टू 7,10,000 माइनस 5 लाख इंटू 20% प्लस 10,000 प्लस 4%. दिस विल कम टू 5,4080. एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल सकते हैं. यस. क्या बैंक ने कुछ टीडीएस काटा होगा? कंफर्म बैंक ने टीडीएस काटा होगा. बैंक जब भी आपको इंटरेस्ट दे रहा है, ये इंटरेस्ट अगर 10,000 के ऊपर जा रहा है तो बैंक 10% का टीडीएस कट करके देगा. सो 99% चांसेस 32,000 का 10%. यहां पे लिखिए बैंक वुड हैव डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194A at the rate of 10,000 at the rate of 10% beyond 10,000 rupees, beyond नहीं, if interest exceed 10,000 rupees, so ये माइनस कर देंगे, आपका TDS लाइबिलिटी आ जाएगा. assuming assessee has not opted for 115 BAC. डन है जी. आओ क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं. डिस्कस द लाइबिलिटी फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स इन द फॉलोइंग केसेस. अवतार लिमिटेड entered into an agreement for warehousing of its product with ABC warehousing and deducted tax at source under section 194C out of warehousing charges paid during the year. The AO, while completing the assessment for the assessment year of Avatar Limited, asked the company treating the warehouse charges as rent as defined in 194I to make the payment of difference of the amount of TDS with interest. It was submitted by the company that recipient has already paid the tax on the entire amount of warehousing charges and therefore now the difference amount of TDS be not recovered. However, it was prepared to make the payment due interest of the difference amount of TDS. Examine critically the correctness of the action. अच्छा जी सर बताइए क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट 201 पे बेस्ड है. कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है मालिक? 201 के ऊपर बेस्ड है. सो एज पर द फर्स्ट प्रोविजो ऑफ 201, एनी पर्सन हु फेल टू डिडक्ट द होल
or any part of the tax or the amount or credited or payment made to a resident payee shall not deem to be assessee in default in respect of such tax if such resident payee has included it in its total income, paid tax thereon, and filed the return under section 139(1). Thus, the difference amount of TDS cannot be recovered from Avatar Limited since ABC Warehousing has paid the tax। याद आ रहा है, ये चीज़ हम 40A3 के अंदर में भी देखते हैं। इसी के साथ साथ 40A के अंदर में भी देखते हैं कि अगर मैंने किसी को पेमेंट किया, मैंने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया लेकिन सामने वाले ने उसे इनकम कंसिडर किया, उस पर टैक्स पे किया और उस पर रिटर्न ऑफ इनकम भर दिया, तो फिर मुझे assessee in default नहीं माना जाएगा। However, Avatar Limited has to pay interest at the rate of 1% per month or part thereof from the date on which such tax is deductible to the date of furnishing of return of income by such resident payee। इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा, हालांकि मैं assessee in default नहीं माना जाऊंगा उस पर्टिकुलर केस में। Ram gave building on sublease to M Limited with effect from 1/6/2020 on a rent of 20,000 per month, total 2,40,000। The company also took hire machinery from Ram with effect from 1/10/2020 on hire charges of 20,000 per month। अच्छा, the rent for the building and hire charges of machinery were credited by company to the account in its books of account। अच्छा जी, बताइए क्या TDS होगा? आइए समझते हैं, बिल्कुल होना तो चाहिए। Tax is deductible under 194I on the rent if aggregate rent exceed 2,40,000। The tax is deductible at the time of payment or credit, whichever is earlier. Rates: rent include payment of lease, sublease for use of any building or plant and machinery. The aggregate amount credited by M Limited in its books of account towards the rent is 3,20,000. That is 2 lakh into 10, 2 lakh into 10 in total, and 1,20,000 into 6। जस्ट चेक कर लीजिए मालिक। Ram gave the building on sublease with effect from 1/6/2020 and company also took the machinery। तो चेक कर लो। एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा, सर यहाँ पे 10 कैसे आया, जून टू मार्च। सर यहाँ पे 6 कैसे आया, अक्टूबर टू मार्च। 3,20,000। तो क्या इसके ऊपर TDS आएगा? हेंस TDS हैज टू बी डिडक्टेड एट द 10% ऑन बिल्डिंग एंड एट द रेट ऑफ 1.5% ऑफ मशीनरी। बिल्डिंग सिंस 14/5 से पहले है तो इसलिए 10%, और मशीनरी 1/10 को है इसीलिए 1.5% को कंसिडर किया गया है। यस और नो मालिक, चेक कर लो। प्रॉब्लम नंबर 18 के ऊपर आते हैं। डिस्कस द TDS TCS एप्लीकेबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट फॉर द असेसमेंट ईयर एज फॉलोज। Mr. Shan, an individual whose turnover from the business carried on during the year immediately preceding the financial year exceed 100 lakh, paid a fees to the architect 50,000 for furnishing his residential house। ध्यान से सुनिए, पहली बात his residential house है। पहली बात ध्यान से सुनिए, अगर ये पेमेंट पर्सनल नेचर के लिए किया गया है, अगर ये पेमेंट पर्सनल नेचर के लिए किया गया है तो ये पेमेंट के ऊपर TDS 194J में नहीं आएगा। हालांकि अगर ओवरऑल पेमेंट 50 लाख रुपीज से ऊपर जा रहा है तो 194M के अंदर में आ सकता था। तो 194J में तो कंफर्म नहीं आएगा क्योंकि ये पेमेंट पर्सनल नेचर का है, रेसिडेंशियल हाउस के लिए दिया गया है। सो एज पर सेक्शन 194J एन इंडिविजुअल लाइबल टू TDS इफ the payment exceed 30,000 if his turnover in the preceding financial year exceeds 1 crore rupees। However, the section also provides that individual is not required to TDS if individual is not required to deduct TDS on the fees for professional services in case the sum is paid exclusively for personal purpose, right? Except where the sum exceed 50 lakh in case of 194M। Therefore, in the present case, Shah is not required to deduct TDS
on rupees 50,000 since the fees to architect has been paid for his personal purpose. Mr. Shyam purchased a house in Mumbai, consideration 90 lakh by check from builder for use of his residence. अब एक बात समझना, ये है 194IA। 194IA कहता है अगर आपने कभी भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करी है और कंसिडरेशन उसका 50 लाख से ऊपर जा रहा है तो यस आपको क्या करना है, टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत है। यस आपको क्या करने की ज़रूरत है, टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत है। तो ध्यान से देखना टीडीएस डिडक्ट होगा क्या। Every person who is liable to deduct TDS at the rate of 1% on payment made for purchase of immovable property to a person resident in India, except for rural agriculture land or where sale consideration is less than 50,000. Therefore, immovable property purchased from a non-resident person, is it for non-resident? ऐसा कुछ specified तो नहीं है। However, TDS is required to be deducted on payment made for purchase of an agriculture land which fall in the definition of capital asset if the purchase price is 50 lakh or more. Therefore, Shyam has to deduct TDS at the rate of 1% on 90 lakh rupees, that is the sale consideration. Last check कर लीजिए। Mr. Soham purchased licensed copy of computer software from the software vendor resident along with all rights to use it for rupees 50,000 to be used for business purpose. एक बात मैं आपको बता दूं सर, क्या इसके ऊपर टीडीएस आना है? आइए चेक करते हैं। एज पर सेक्शन 194J, any person not being individual or HUF who is responsible for paying any sum by way of royalty, computer software royalty में आता है, exceeding 30,000 shall be liable to deduct TDS at the rate of 10%. An individual, however, is required to deduct TDS under 194J if turnover in the preceding financial year exceed 1 crore. As per section 194J, royalty means as defined in 9, and section 9 provides that royalty includes payment for transfer of all rights to use computer software including the grant of license. Yes, therefore TDS will be deducted if the turnover in the preceding year exceed 1 crore. चलो जी, अगर ये कंप्लीट हो चुका है तो नेक्स्ट क्वेश्चन यू जस्ट टेक इट एज होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन को होमवर्क लो। क्वेश्चन नंबर 19, टेक इट एज होमवर्क। Everybody come to question number 20. Examine the TDS implication under 194A in case of mentioned here under. TDS implication ढूंढना है। On 1st October, Harish, age 45 years, made a 6-month FD of 10 lakh at 9% per annum with ABC Cooperative Bank. Fixed deposit would be matured on 31st March 2021. बताइए, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, क्या बैंक टीडीएस करेगा 194A के अंदर में? यस, बैंक टीडीएस करेगा 194A के अंदर में। कितने परसेंट पे करेगा भैया? पहले था 10%, कोविड डेट के अंदर में आ रहा है, इसी के लिए 7.5%। सो एबीसी कोऑपरेटिव बैंक हैज़ टू डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स एट 7.5% ऑन द इंटरेस्ट दैट इज 9% ऑफ 10 लाख इंटू हाफ, दैट इज 6 months एफडी है, इसके लिए हाफ किया गया। यस, सो 10 लाख इंटू 9% पर एनम है, बराबर है। सो 9% का 4.5% करते तो भी चलता। कैलकुलेशन में आपने 10 लाख इंटू 9% इंटू 1/2 किया तो भी चलेगा, क्योंकि ये 6 months एफडी है, राइट। अंडर 194A द टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स इज रुपीज 3,375। क्वेश्चन नंबर 2, On 1/10/2020, Harish age 45 year, ये तो डन हो गया। On 1/6/2020, Mr. Ganesh age 35 year made 9 months FD, 3 FD किया 9 months का of 3 lakh each, carrying interest at the rate of 9%, मतलब 3 lakh इंटू 3 इंटू 9%, ठीक है। और 9 months का किया इंटू 9/12, ये कैलकुलेशन होना चाहिए। 3 लाख इंटू 3 इंटू 9% इंटू 9/12, ये कैलकुलेशन होना चाहिए, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, राइट। विथ द्वारका ब्रांच, जनकपुरी ब्रांच एंड रोहिणी ब्रांच ऑफ XYZ बैंक, अ बैंक हैज ऑप्टेड CBS, द
फिक्स डिपॉजिट्स मैच्योर ऑन फरवरी 21। मेरे भाई याद करो, अगर बैंक ने सीबीएस अडॉप्ट किया तो सारे ब्रांचेस का मिला के 10,000 लिमिट होता है। याद कर 194A, सारे ब्रांचेस का मिला के 10,000 होता है, और अगर सारे ब्रांचेस का मिला के 10,000 रुपीज से ऊपर हो रहा है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। कोविड डेट्स के अंदर में होगा तो 7.5% से होगा। सो यहां पे भी 3 ब्रांच मिला के और सीबीएस अडॉप्ट किया है तो यस टीडीएस कटेगा। सो XYZ बैंक हैज डिपॉजिटेड द टैक्स एट 7.5% under section 194A since the aggregate interest is 3 lakh into 3 into 9% into 9 by 12 which exceeds the threshold limit of 40,000 rupees. Yes, 40,000 rupees बैंक देते हैं, 10,000 रुपीज़ होता है। अदर पेमेंट्स के लिए क्या होता है बेटा, 40,000 रुपीज़ होता है, याद करो, राइट। सो लिमिट इज 40,000 रुपीज़ आएगा यहाँ पे। Since the XYZ Limited has adopted the CBS, the aggregate interest credited paid by all branches has to be considered. Since the aggregate interest exceeds the threshold limit, the tax deductible is 7.5%, will be 60,750 rupees. So aggregate जो interest है 40,000 के ऊपर जा रहा है, yes TDS आएगा। Third part, if any, on 1/10/2020, Mr. Rajesh, age 40 years, started 6-month recurring deposit. Yes, 6-month recurring deposit of 2 lakh rupees at 8% with PQR Bank. The recurring deposit mature on 31st March. So no tax is deductible since the interest does not exceed the threshold limit of 40,000. चेक कर लो, इंटरेस्ट थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर नहीं जा रहा है, इसी के लिए आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसी के लिए आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। चेक करो मालिक। तो तीनों क्वेश्चन 194A पे बेस्ड, तीनों क्वेश्चन 194A पे बेस्ड। अगर आपको अमेंडमेंट याद होगा, तो भाई साहब ये 10,000 की लिमिट को 40,000 कर दिया गया था अमेंडमेंट के तहत, येस और नो। और सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 50,000 है, क्या तुम्हें याद है? तो यहाँ पे जो लिमिट है, एग्रीगेट लिमिट 40,000 के ऊपर जा रहा है। अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। पहले यही लिमिट 10,000 हुआ करती थी, तो आप लोगों में से कई स्टूडेंट अगर पुराने स्टूडेंट होंगे, उन्होंने 10,000 की लिमिट पढ़ा होगा। ये लिमिट को कितना कर दिया गया था? 40,000 रुपए कर दिया गया था। और सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 50,000 रुपए है, याद है ना? चलो बेटा, सो दैट वाज एन अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन। प्रॉब्लम नंबर 21, मून टीवी अ टेलीविजन चैनल मेड अ पेमेंट ऑफ 50 लाख टू प्रोडक्शन हाउस फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम। याद कर 194C पे हम ये कंसेप्ट पढ़ते हैं। सो मून टीवी अ टेलीविजन चैनल मेड अ पेमेंट ऑफ 50 लाख रुपीज टू प्रोडक्शन हाउस फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर टेलीकास्टिंग as per the specification given by channel. The copyright of the program is also transferred to the Moon TV. Would such payment be liable to TDS under 194C? Also examine whether the provision for TDS under section 194C would be attracted if payment was made by Moon TV for acquisition of telecasting right of the content already produced. सबसे पहले वाला बात करते हैं। अगर उन्होंने पेमेंट दिया है सिर्फ टेलीकास्टिंग के लिए, राइट, सो टेलीकास्टिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के अंदर में आता है, तो उस पर तो डेफिनेटली 194C आएगा ही आएगा। सो इन दिस केस, सिंस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्शन हाउस एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द चैनल एंड कॉपीराइट इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड टू द टेलीविजन चैनल, it will come under the works contract under 194C and TDS will be deducted under section 194C. If however the payment was made by Moon for acquisition of telecasting right and there is no contract for carrying out work, therefore such payment would not be liable to TDS under 194C. अगर ये एक्विजिशन ऑफ राइट्स के लिए और इसमें वर्क्स इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे केस में फिर वो 194C के अंदर में नहीं आता। प्रॉब्लम नंबर 22 इज द लास्ट प्रॉब्लम और हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाएगा। चेक कीजिएगा। एन अमाउंट ऑफ 40,000 वॉज पेड टू एक्स इन जुलाई टूवर्ड्स द फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। ठीक है सर। सब्सिक्वेंटली अनदर पेमेंट 50,000 वॉज ड्यू इन फरवरी फ्रॉम विच 7.5% ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ 90,000 वॉज डिडक्टेड। हाउएवर, this tax was deposited only in June
कंप्यूट द इंटरेस्ट चार्जेबल, भाई साहब इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट, याद कर लो। अगर आपने टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था से लेकर के टीडीएस एक्चुअली डिडक्ट नहीं किया, तो जहां से नहीं ड्यू डेट से लेकर के टिल द डेट ऑफ पेमेंट आपको 1% लगता है, टिल द डेट ऑफ डिडक्शन 1% लगता है, डिडक्शन से लेकर के टिल द डेट ऑफ पेमेंट 1.5% लगता है। वापस एक बार रिपीट कर दूं, जहां से डिडक्ट करना चाहिए था से लेकर जहां तक डिडक्ट किया उस पर 1% लगता है, जहां से डिडक्ट किया से लेकर के जहां पे पे किया उस पर 1.5% लगता है। इसीलिए देखिए यहाँ पे 1% लगा, कहाँ से कहाँ तक के कितने अमाउंट के ऊपर, ज़रा चेक कीजिएगा, ज़रा चेक कीजिएगा। अगर हम लोग अमाउंट चेक करते हैं सो दिस कम्स टू 3000 रुपीज़। कैसे? 40,000 का 7.5% कोविड डेट्स के अंदर में आ रहा है वो, या 3000 इज द टीडीएस लाइबिलिटी, टीडीएस लाइबिलिटी का 1%। कहाँ से कहाँ तक? जहाँ से डिडक्ट करना चाहिए था से लेके जब एक्चुअली डिडक्ट हुआ। सो चेक करो, 8 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा सर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। जहाँ से डिडक्ट करना चाहिए था से लेकर के जब एक्चुअली डिडक्ट किया, बराबर है। एक्चुअल डिडक्शन से लेके एक्चुअल पेमेंट पे 1.5% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने का 1.5% ऑन द टोटल अमाउंट, क्योंकि आपने एंटायर अमाउंट एक साथ डिपॉजिट करवाया है। सो टोटल इंटरेस्ट आया 645। सच इंटरेस्ट शुड बी पेड बिफोर फर्निशिंग द स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद 200 subsection 3 where the payer failed to deduct whole or any part of the amount, the payee shall not deemed to be assessed in default on account of payment of tax. बोलो भाई, if such a return of income has been submitted where the tax has not been paid after it is deducted, the amount of tax together with the amount of simple interest shall be charged upon all assets of the person or the company as the case may be. So check कर लीजिए, जहां से डिडक्ट किया से लेकर के जहां तक पे किया 1.5%, डिडक्शन कहां से होना चाहिए था से लेकर के जहां एक्चुअल डिडक्शन हुआ 1%। डन, चलो जी, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा टीडीएस टीसीएस का जो क्वेश्चनर था ये हमारा खत्म होता है। टीडीएस टीसीएस में मैं आपको इस बार याद दिला दूँ, टीडीएस टीसीएस के अंदर में अच्छे खासे अमेंडमेंट हुए हैं, राइट। तो ये चैप्टर को तो आप बिल्कुल मत छोड़ना जब आप एग्जाम में जा रहे हो, स्पेशली टीसीएस बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि टीसीएस में अमेंडमेंट आया। और अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाकर के अमेंडमेंट लेक्चर देख लीजिए। वो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अगर फास्ट ट्रैक लिया होगा तो फास्ट ट्रैक या रेगुलर के अंदर में हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, या फिर जो मैं ये देने वाला हूँ, क्या बोलते हैं, मैराथन देने वाला हूँ, उसके अंदर में भी इसका रिवीजन करवाऊंगा, तो वाह ध्यान से देख लीजिएगा। यस सर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चनर, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे। टेक केयर।